आप ही लोग बताइए कि कैसा कंटेंट दे रहा हूँ। सब पे भारी पड़ूंगा, याद रखना, पूरे बिहार में सारे टीचर्स पे एक एक चीज़ को फ्री में दे रहा हूँ। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चैप्टर बहुत निचोड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ सब चीज़ करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहो और आराम से यहाँ से पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करो। एक दो दोस्त को तो बता ही सकते हो। तो हम लोग करने वाले हैं आज धातु और अधातु। इस चैप्टर को पूरा निचोड़ के खा जाएंगे। बिल्कुल भी एक भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ेंगे जहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक एक पॉइंट को इतने बेहतर तरीके से इस नोट्स में ढाल रखा है ना। एक बेसिकली नोट्स ही है, मान लो तुम्हारा ये टोटल बना सकते हो, कहीं ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, याद रखना। 10 कक्षा के लिए हम लोग विज्ञान का अध्याय कर रहे हैं, जो कि तीसरा अध्याय है ना। महत्वपूर्ण नोट्स है ये। धातु अधातु तुम्हारा तीसरा चैप्टर है। इंग्लिश में जानोगे मेटल एंड नॉन मेटल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मेटल एंड नॉन मेटल, याद रखना, ठीक है। चलो, धातु और अधातु इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु शुद्ध हिंदी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। धातुओं के भौतिक गुण धर्म होते हैं, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। क्लियर सारी चीज़ें हो गई जितना हमने अभी आपको बताया। तो धातुओं के भौतिक गुण को हम आपको समझा रहे हैं। इसमें हमें क्या जानना है? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है, आयनिक यौगिक होता क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना, यश लेपन, सक्रिय श्रेणी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पूरे चैप्टर में सारी चीज़ें हम लोग निचोड़ने वाले हैं, याद रखना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वन शॉट दे देता हूँ कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़नी है, जो कि तुम्हारे टॉपिक से कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या मेरे भैया आपको पढ़ना है कि मरकरी धातु अपवाद है ना, जिसको हम पारा बोलते हैं, जिसके कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में ये पाया जाता है। कमरे के ताप में ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य के अवस्था में, समझ रहे हो? द्रव्य, लिक्विड। अरे मेरे भाई क्या तुम सब यार। चलो कोई नहीं, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से करेंगे। और दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखो कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम धातुएं मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपने पहला पॉइंट तो देखा। पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर में, कि अपवाद में मरकरी धातु जो होती है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट इसके देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम धातु मुलायम होती है। याद रखना, कठोर होती हैं, जो धातु होती है ना सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो धातु होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखना, एक सोडियम और एक पोटेशियम, एक सोडियम है ना और एक मेरे भाई पोटेशियम, इन दोनों को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। घरवा में चाकू जो है आपके, इससे आप अच्छे तरीके से काट सकते हो। क्लियर है ना। तीसरा पॉइंट देख लो, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि गलता है बहुत कम, या जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है ना। तो गलनांक कम होता है, जैसे ही रखोगे ना तो मतलब गलना स्टार्ट हो जाएगा, पिघलने लगता है ये, ठीक है। तो हिमांक कम होता है, इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, हथेली पर रखते ही गलने लगता है। कौची कौची मेरे भाई? गैलियम और सीजियम, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और इसके चौथा पॉइंट है, लैड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं, कुचालक, याद रखना। लैड और मरकरी, लैड और मरकरी ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं, है ना, याद रखना, लैड और मरकरी। और कुचालक का अगर कह दे कि दो गो उदाहरण दीजिए, तो आप क्या दोगे? लैड दोगे और मरकरी दोगे। किसका? कुचालक का। याद हो गया? अरे याद करो, हुआ। चलो आगे अब हम जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो धातु के गुण के बारे में, है ना। धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कुछ मैं आपको गुण बताता हूँ, आप 4 कम से कम याद रखना। इसके गुण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। तो धातुओं के भौतिक गुण यानी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ नॉन मेटल, अधातु है। चलो अगला देखो, देखो पहला पॉइंट, अधातुएं सामान्यतः कठोर, ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं। कैसी होती है? अधातु ज़्यादातर गैसीय अवस्था में होता है, न तो ठोस अवस्था में होता है। याद हो गया? अधातु 2 अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है, एक तो ठोस और एक गैस। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट याद कर लो, याद करते हुए चलना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मामला है। ऑब्जेक्टिव मैं इस चैप्टर से 40 कराऊंगा, टेंशन मत लो। अधातुएं में चमक नहीं होती है ना। क्या नहीं होती है? चमक, यानी कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं अधातु चमकते नहीं है।
क्लियर है ना। अगला पॉइंट, अधातुओं को पीटने पर ये चूर हो जाती है ना, चूर चूर हो जाती है, यानी कि दो कहने का मतलब ये चूर चूर हो जाती है। इनका यह गुण भंगुरता कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगुरता। जिससे लोहा को पीटते हो चीती छोड़ता है, चीती है ना, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होकर नहीं फेंकता है पीटने पर, तो वही भंगुरता इसमें से निकलता है। अधातुओं को पीटने पर चूर चूर हो जाता है और इनमें से क्या निकलता है? गुड़ भंगुरता कहलाता है। तो गुड़ भंगुरता कहलाता है मेरे भाई, जो निकलता है उसमें से, याद रखना, ठीक ना। और चौथा पॉइंट है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है, यानी कि आप अधातु को खींच नहीं सकते, नॉन मेटल को आप खींच नहीं सकते, उसको तन्यता बोलते हैं। जल्दी हाली मुड़ा नहीं सकते। जो चीज़ तुम मुड़ा दो, जो तुम खींच दो, उसमें तन्यता है ना। और ये अधातु तन्यता नहीं पाया जाता उसके अंदर मेरे भाई। और अगला पॉइंट है कि अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? कुचालक, है ना। क्या होती है? अधातु विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। उदाहरण में लिख लेना बहुत, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन आदि, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें मेरे भाई पता चल गई और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आप वीडियो चला के पीडीएफ ले सकते हो या मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ऐप में मैं आपके लिए सिर्फ 99 रुपये का बैचवा बना देता हूँ, ध्यान से देखो, साइंस का 99 रुपये का बना देता हूँ, है ना। कितने का? 99 रुपये का मात्र साइंस का बना देता हूँ। अगर आपको लेना हो तो ऐप में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 10th क्लास की साइंस वाले पे जाना, मात्र 99 रुपये में तुम पूरा साइंस पढ़ लोगे, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ, नोट्स, हर चीज़ मिलेगा, मात्र 99 रुपया, है ना। चलो, वो तो ले ही लोगे, पापा से बोलोगे चाहे भैया से बोलोगे, मात्र 99 रुपये में 1 साल साइंस पढ़ लेंगे। चलो, तो क्लियर है, ले देंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो यहाँ पर रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इंग्लिश भी बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो, सीबीएसई बोर्ड वाले को पढ़ाता हूँ, तो मेरे भाई एक्सपीरियंस लेवल है, 11th 12th को भी पढ़ाता हूँ, तो बिलीव रखो, आराम से यहाँ से पढ़ो, सब्सक्राइब कर लो, सारे कंटेंट आपको दे दूंगा। देखो, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु है अगर वायु के साथ, हवा के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा मेरे भाई, सुनाई दे रहा है ना। चलो देखो, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताओ जो धातु है वायु के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। चलो देखो, धातु और ऑक्सीजन दोनों अगर मिलेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारा Cu, कॉपर क्या है तुम्हारा मेरे भाई? धातु है। ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा? बताओ। देखो, धातु का और ऑक्सीजन ले लिया, ये दोनों जो मिलेगा मेरे भाई, क्या होगा? मिलेगा तो 2CuO बना देगा, जो कि ये क्या कहलाता है? धातु ऑक्साइड कहलाता है। चलो, जिसको हम कॉपर, यहाँ है ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्लियर ना। एक और एग्जाम्पल है, देख लो ध्यान से, याद कर लेना, 2 एग्जाम्पल कम से कम, वैसे मैंने 3 एग्जाम्पल्स इसमें ले रखे हैं। और अगला है, देखो, एल्युमिनियम लिया है, ऑक्सीजन तुम्हें पता है, क्या बना देगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है ना। नीचे सबका नाम लिख रखा है मेरे भाई, क्यों टेंशन लेते हो। यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा, क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, क्लियर है ना। ये इसका लिखा हुआ है, ये इसका लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भैया सब समझ में आता है। भैया ट्राई करो 1 से 30 तक आप एलिमेंट नेम याद रख लो ना यार, पीरियोडिक टेबल में से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्यूनियम, इस तरह से 30 तक करके मैं बोल दूंगा पूरे पीरियोडिक टेबल को वैसे आपको भी याद रखना है। ठीक है, चलो, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से देखना है, जो कोई छोटा सा भी हिस्सा है तुम्हारे धातु के अंदर, याद रखना, ठीक ना। चलो, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, जिसको उभयधर्मी बोलते हैं। और लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बना देता है? लवण और जल बनाता है। देखो, अम्ल तथा क्षार के साथ तो अभिक्रिया करता है, लेकिन बनाता क्या है? लवण बनाता है और जल बनाता है। एग्जाम्पल में यहाँ सारी चीज़ें, उसी को हम लोग तो बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, याद रख लेना। अच्छे से याद हो गया होगा, मैं तोड़ के चीज़ें समझा देता हूँ। रटना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। अगर चीज़ें समझ में आ गई, ट्यूनिंग अच्छा बैठा हम लोगों का, तो आप बेहतर कर पाओगे। देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड मेरे भाई, है ना, उदाहरण में
देखो जिससे कि यहाँ पर मैंने धातु ले लिया है, एक धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल है तुम्हारा, ये लवण है तुम्हारा और ये जल है तुम्हारा। वही बात कहा था कि धातु ऑक्साइड और अम्ल दोनों मिलता है तो लवण और जल के रूप में बनता है। देखो यहाँ अम्ल और क्षार जब मिलता है ना, अम्ल और क्षार मिलता है तो तुम्हारा लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्लियर हो गया होगा। एक और नीचे एग्जाम्पल है, यहाँ से आप तुम देख लो, Al2O3 + 2NaOH बना तुम्हारा TONH3 + H2O, सोडियम एल्युमिनियम बन गया। क्लियर है ना। पहला पॉइंट में पहला चीज़ें हम लोगों ने जानी, और पहला हमने उभयधर्मी ऑक्साइड भी आपको बता दिया। पहला हमने बताया था वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तब धातु, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, है ना, ये उसी के अंदर था मेरे भाई, पहला पॉइंट के अंदर। चलो दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, और इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। दूसरा पार्ट है कि धातुओं की जल से अभिक्रिया, यानी कि अगर धातु जल से अभिक्रिया करेगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा, कौन, मेटल, तो क्या होगा। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, देखो जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा मेरे भाई तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, निकालेगा, बनाएगा। हाँ, जिन धातुओं के हाइड्रो ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, किस में घुलनशील होते हैं, घुल किस में जाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलकर धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्रदान कर देते हैं। जैसे जल मिलेगा तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देगा, जल और धातु ऑक्साइड मिलेगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। दोनों चीज़ें क्लियर हैं, और दोनों का नीचे एग्जाम्पल है, तो इसे आप रटो, इसे आप नोट में बनाओ मेरे भाई। 3 गो इसके एग्जाम्पल्स मैंने ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, 3 गो एग्जाम्पल्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। मेरा काम है आपको टॉपर बनाना, सारी चीज़ें देना। यहाँ पर देखो हमने उस चीज़ को समझा दिया। मान लो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगा कोई भी धातु है ना, गर्म जल के साथ करेगा, तो ये देखो इधर है कि ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया करता है कोई भी धातु, जिसे मान लो सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, वो होता है जो धातु अभिक्रिया करेगा ठंडे जल के साथ। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला मैग्नीशियम है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, जो कि Pb लेड है, Cu कॉपर है, Au है और Ag है। तो ये जो हो 4 गो, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। NaCl के जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्रियाशील होता है धातु। गर्म जल के साथ जब कोई चीज़ अभिक्रिया करता है वो होता है मैग्नीशियम, और केवल भाप के साथ जो अभिक्रिया करता है ना, वो होता है Al, अल्युमिनियम, आयरन और जिंक। याद रहेगा ना, Al, Fe और Zn। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये पाई चार्ट है ना, ये सारे धातु हैं, जो कि धातु मैंने आपको चारों बता दिया कौन किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे भाई। क्लियर है, गॉट इट है, अच्छे से समझ में आया। एक बार और समझा दूँ क्या, मान लो आपका पूरे धातु है, सब धातु है, एक क्या है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाला, ये मैग्नीशियम भी तुम्हारा एक धातु है, एक गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला, क्रियाशील हो जाता है। और जो केवल भाप के साथ करता है वो यहाँ अल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, यहाँ पर लेड है, कॉपर है और यहाँ पर मैग्नीशियम है। एक इसके साथ तो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, याद रख लेना कौन कौन होती है, लेड होती है, कॉपर होती है ना। क्लियर है, चलो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, एक बार देख लो, है ना मेरे भाई। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा पढ़ा दूंगा ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा आपका। क्लियर है, चलो देखो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। याद रखना, तैरता कौन कौन है, ध्यान से, तैरता कौन कौन है, Mg और Ca तुम्हारा क्या है, कैल्शियम, Mg क्या है, मैग्नीशियम। ये दोनों जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करेगा ये तैरने लगेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए वो तैरने लगता है। क्लियर है ना, जैसे ही जल के संपर्क में आता है, अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो वो तैरने लगता है मेरे भाई। समझ में आया, मज़ा आ रहा है। चलो तो अभी हम लोग करेंगे संक्रियता श्रेणी, उसके बाद तीसरा जानेंगे कि किसके साथ अभिक्रिया है। सब्सक्राइब करना मेरे भाई, साइंस मैथ इतने अच्छे से निचोड़ दूंगा ना, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने। चलो संक्रियता श्रेणी होता क्या है, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे ही हम लोग संक्रियता श्रेणी कहते हैं। याद रहेगा ना, संक्रियता श्रेणी किसे बोलते हैं। चलो क्लियर हो गया, ये तो आसान है कि घटते क्रम में, आरोही क्रम यानी घटते क्रम, ठीक है। चलो
संक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है तथा सोडियम, है ना, यानी पोटेशियम के और सोडियम यानी Na का स्थान होता है सबसे पहले, याद रखना। तथा सबसे नीचे सोना होता है Au और चांदी होता है Ag। क्लियर है मेरे भाई? सबसे नीचे क्या होता है? सोना चांदी। सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम सोडियम, ठीक ना, को रखा गया है। सोना तथा चांदी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत कम अभिक्रियाएं करती हैं, रिएक्शन करती हैं बहुत कम। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी आज़ाद बिल्कुल होती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कम होता है। तो कम में होता है सोना और चांदी, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। क्लियर है ना मेरे भाई? चलो, तो इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग करने वाले हैं तीसरा नंबर का, है ना। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने कहा ना कि संक्रियता श्रेणी यहाँ पर है और यहाँ पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता, यानी कि ये जो पोटेशियम है, सोडियम है ना, और जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, ये सब अभिक्रियाशीलता है। क्या है? अधिक क्रियाशीलता, यानी ये ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा रिएक्शन करता है मेरे भाई। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, एक बार और देख लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो क्लियर तरीके से याद रखो, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी तरीके से बताया है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे कहाँ तक, ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है पूरा यहाँ तक, ठीक है, एक कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्या? कम, जिससे कि आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन और कॉपर, ये चार को जो है कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और नीचे मैंने लिखा है न्यूनतम क्रियाशीलता जो धातुएं होते हैं और भी कम वाली, वो होती है मरकरी, है ना, सिल्वर जिसको आप चांदी बोलते हैं, और गोल्ड यानी कि सोना। ये तीन को तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई आपने देखा एक बार, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो। ये मैंने पहले बताया था अधिक क्रियाशील ज़्यादा वाला, फिर मैंने कम वाला बताया था, फिर उससे भी कम वाला बताया था, न्यूनतम वाला यानी सबसे कम वाला, ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें जानने वाले हैं। क्या जानेंगे? धातुएं की अम्लों से अभिक्रिया। किसकी? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि मेटल का एसिड के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। क्लियर है ना मेरे भाई? संगत यानी कि साथ साथ। चलो देखो, इसे धातु और तनु अम्ल दोनों मिलेगा ना, तो लवण और हाइड्रोजन को अलग अलग करके बना देगा। ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया यार, और इधर वाला तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। चलो, तो क्लियर है ना मेरे भाई? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ना। चलो, कि उधर दो चीज़ मिलेगा तो दो चीज़ क्या क्या बनेगा। एग्जाम्पल में एक हमने आयरन को धातु के रूप में लिया है और एक हमने हाइड्रोक्लोरिक को लिया है जो कि अम्ल है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो, ये क्या बना दिया? देखो, FeCl2 बना दिया, है ना, आयरन क्लोराइड बना दिया, देखो यहाँ पर। और ये क्या तुम्हारा लवण है, और ये हाइड्रोजन बना दिया अलग। क्लियर है? तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि बराबर के बाद क्या बनाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लिख रखी है। देखो आगे भी तुम्हारी एक और एग्जाम्पल्स है जो कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लो। 3 को एग्जाम्पल्स हमने इसमें ले रखा है, ठीक ना। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि मैग्नीशियम को ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक को ले लिया, यानी अम्ल को ले लिया, तो बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन अलग हो गया। क्लियर है? चलो, उसी तरह से यहाँ भी है। तो सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई, 3 को एग्जाम्पल्स हो गया। एक्वारेजिया होता क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर आता है। तीसरा हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इसी के अंदर एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक्वारेजिया, जिसको रॉयल जल भी हम लोग बोलते हैं, रॉयल जल, है ना। देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 बोलते हैं, उसको अगर हम लोग 3:1 में मिलाया जाता है ना, 3:1 में, तो इनका जो ताज़ा बना मिश्रण होता है ना, एक्वारेजिया कहलाता है। क्लियर है ना मेरे भाई? क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। यह एक प्रबल संक्षारक होता है, संक्षारक, जो गोल्ड तथा प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है ना। ये बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है, जो कि किसको गला देता है? प्लेटिनियम को, है ना। एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे मेरे भाई। हमेशा बोलता हूँ ना, बेस्ट है ना। 1 शॉट भी इसका मिल जाता है आपको, हर चीज़ मिल जाता है। ब्रेक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देता हूँ, ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ, क्वेश्चन आंसर बना देता हूँ। तो दिक्कत क्या है? आराम तरीके से सारी चीज़ें करनी है। क्यों? मज़ा आता है ना लेक्चर देखने में। चौथा है कि धातु की अधातु से अभिक्रिया। धातु को अगर हम अधातु के साथ अभिक्रिया कर दें, यानी मेटल को नॉन मेटल से अगर हम रिएक्शन करा दें,
तो धातु अपने ब्रह्म कोश में यानी कि बाहरी के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर घनायन की क्षमता रखते हैं, घनायन की, ठीक ना। चलो यानी प्लस वाले की यार, पॉजिटिव वाले की याद रखना, ठीक है। वहीं अधातु अपने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, यानी कि जो लेता है, मान लो जिसके पास कम है, ठीक है, देखो यहाँ पर सब दे रखा है, ये तुम्हारा है, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम का कितना होता है, Na तुम्हारा क्या होता है बताओ, सोडियम, ठीक है। तो Na का जो होता है 11 पर होता है, तो यहाँ पर 2 10 8 और 1 11, क्लियर है। और 2 और 10 ये है 10, है ना। तो ये ले रहा है, दे रहा है, Na वो है, ये पॉजिटिव में हो गया और ये ले रहा है, तो क्या में हो गया, निगेटिव में हो गया, क्लियर है ना। क्योंकि एक क्या है, लिया है, किस पे बनता है, 2 8 8 18 पे, क्लास 10th में 2 8 18 पे पढ़ते हो, 2 8 8 18 पे। आगे जाओगे तो पढ़ोगे 2 8 8 18 18 32, क्लियर है ना। तो इस पे आपके जाके आप पढ़ोगे, अब इस पे ध्यान नहीं देना, 2 8 8 18 पे आपको बनाना, इसमें सीखना है क्लास 10th में। तो वहीं जो देता है वो घनायन कहलाता है और जो लेता है वो ऋणायन कहलाता है। ये जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने का ग्रहण करते हैं इनकी संयोजकता कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, है ना, और ग्रहण करेंगे, यानी त्यागना और लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, संयोजकता। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो क्लोरीन का भी होता है, कितना पे, 17 पे, तो ले रहा है, दे रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 क्या कर रहा है, ले रहा है, क्लियर है। अच्छी चीज़ें समझ में आ गई अच्छे तरीके से, है ना। अब आगे देखो, इसमें कुछ मैंने एक पॉइंट्स इंक्लूड करके रखा है छोटा सा, ये मैं इसका एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा कि हम लोग कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं। इस प्रकार विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा धातु एवं अधातु एक मजबूत बंध द्वारा, यानी कि एक बॉन्ड के द्वारा, आयनिक बंध यानी कि एक आयनिक बॉन्ड आपस में बांधकर, है ना, क्या कर कर, बांधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बना लिया, उस पर बांध लेंगे और फिर क्या बना देंगे, यौगिक बना देंगे, आयनिक यौगिक बना देंगे। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। 2 नंबर में आपके एक दे देता है ना, ऋणायन और घनायन। तो मैं आपको स्पेशल वीडियोस बना के ला दूंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, निकालते कैसे, घनायन कैसे होता है और ऋणायन कैसे होता है, क्लियर मेरे भाई। वीडियोस लंबा नहीं करना है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, है ना, आयोनिक यौगिक के हम लोग गुणधर्म के बारे में जानेंगे। देखो, घन तथा ऋण आवेशों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा मजबूत होते हैं। अगर मान लो दोनों का बॉन्ड मेरे भाई मजबूत है तो क्या कहलाता है, ठोस तथा मजबूत होते हैं, तो ये आयोनिक यौगिक होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, दबाव डालने पर टूट जाते हैं। ये बहुत भंगुर टाइप से होते हैं, जिसे दबाव डालोगे तो बीच में मान लो एक लोहा है, ये बहुत भंगुर टाइप से होता है, दबाव डालोगे टूट जाएगा। एक मान लो लोहा है, चीती पूरा लगल है, भंगुर टाइप हो गया, झाड़ने पर भंगुर अलग अलग छूटता है। कोई भी लोहा है, पानी से चितिया गया, उठोगे तो अलग निकलेगा ना, तो वही चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तुरंत टूट जाएगा, इस पर दबाव डालोगे तो वही चीज़ें बोल रहा है। देखो, दूसरा पॉइंट इसका है, ये थोड़ा अच्छे तरीके से मेरे भाई याद रख लेना, ठीक ना। आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक भी ज़्यादा होता है और क्वथनांक भी इसका ज़्यादा होता है, अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। क्या होता है, एटम्स के, इसके जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के बीच में मेरे भाई क्या कह रहा है, आकर्षण बल अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजीली आपको समझा दिया हमने, ठीक ना। तीसरा पॉइंट है कि सामान्यतः, है ना, जल में घुलनशील तथा अन्य विलायकों में अघुलनशील होते हैं। जल के साथ तो घुल जाएंगे लेकिन अन्य विलायक के साथ नहीं घुलते, इतना याद रखना। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और जलीय रूप में विद्युत का चालन करते हैं, है ना, जल में भी पानी ट्रांसफर हो जाएगा, लाइन मारेगा तुम्हें, वही चीज़ बता रहा है। जबकि ठोस रूप में कुचालक होते हैं, ये ठोस रूप में तो कुचालक होते हैं, लेकिन पानी के रूप में जब रहेंगे तो ये सुचालक हो जाते हैं, मतलब लाइन पास हो जाता है। ध्यान से देखना, यशद लेपन होता क्या है मेरे भाई, क्या यशद लेपन होता क्या है, इसके बारे में जानने वाले हैं। लोहे तथा इस्पात को जंग से बचाने के लिए, लोहे को
जंग से बचाने के लिए, जिससे आपके घर में लोहा का दरवाज़ा लगता है, पेंट मारते हो जल मतलब मान लो जैसे वो नमी के संपर्क में आएगा, हवा में तुम्हें पता है पानी बहता है, हवा ठंडा लगने मतलब क्या है, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है, तो नमी है, उससे लोहा खराब होता है। तो वही चीज़ कर रहा है कि लोहा को इस्पात के जंग से बचाने के लिए, है ना, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जेडन, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग यश दिलेपन कहते हैं, यानी कि जिंक अगर किसी लोहे पे चढ़ा देते हो तो उससे उसमें चींटी नहीं धरेगा, इतना याद रखना, है ना, पेंट उंट आप मारते हो, है ना, तो उससे। अगला देखो मिश्र धातु क्या होता है, याद रखो अच्छे तरीके से। मिश्र धातु मेरे भाई क्या होता है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु एवं अधातु समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। दो से अधिक धातु हो सकते हैं या धातु या अधातु होंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु बोलते हैं, याद हो गया। उदाहरण के रूप में इस्पात है, लोहा है। देखो इस्पात क्या होता है मेरे भाई, लोहा को, निकेल को और क्रोमियम को तीनों को मिलाते हैं तो हमारा एक इस्पात तैयार होता है। एक मान लो आपके घर में बर्तन उर्तन तैयार होता है, लोटा, है ना, तसला, कढ़ाई, जो भी तुम्हारा इस्पात है तो इन सबको मिला के बनता है ना। पीतल कैसे बनता है मेरे भाई, पीतल कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल का लोटा होता है ना, सोना जैसा पीला पीला आपके घर में, हाँ। और कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टीन को मिला के। और सोल्डर कैसे बनता है, सोल्डर लेड और टीन को, सोल्डर जैसे तार उर में जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए नहीं हीट करके डाला जाता है, तो लेड और टीन से मिलके बना होता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो मेरे भाई क्लास 10th में बेहतर आप कर सकते हो, मेरे साथ होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना, ठीक ना। चलो आगे देखो, ध्यान से देखो। अब लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, चैप्टर मैंने पूरे के पूरे 2 पार्ट में ख़त्म कर दिया। इससे ज़्यादा तुम्हारे धातु अधातु में कुछ था नहीं, बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया, सारी चीज़ें समझा दी मेरे भाई। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। आगे की वीडियोज़ में आपको सारे क्वेश्चन चलाऊँगा, लघु अति लघु ऑब्जेक्टिव सब चीज़, तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने 2 चैप्टर पढ़ा रखा है पहले, तो हर चीज़ यार प्लेलिस्ट में जाके अच्छे तरीके से करो एंड मचाओ। हाँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो कोर्स था तुम्हारा, है ना, 99 रुपये का, कितना का था मेरे भाई, मात्र 99 रुपये का तुम्हारा कोर्स है। ऐप पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, पूरा साइंस 99 रुपये में मात्र पढ़ो, साल भर 365 दिन के लिए तुमको कोर्स मिल जाएगा, जस्ट 3 ट्रीट के लिए उस डेट से। और उसमें PDF उडीएफ सब डाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव का डाल रहेगा, आप मचा दोगे, मात्र 99 रुपया। सो बेस्ट ऑफ लक, खरीदना ना भूलना, पापा से बोलना, भाई से बोलना, आराम से खरीद देंगे 99 रुपये में। कोई टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई देखना है मेरे भाई, नॉलेज देखनी है, राइट। बेस्ट ऑफ लक।